students, welcome to Y Library, and today as I told you we'll study about protein sequencing as well as the downstream analysis of protein. तो इस पूरे प्रोसेस में आप कुछ टर्म्स सुनोगे जैसे कि एसिड हाइड्रोलिसिस, जैसे कि बेस हाइड्रोलिसिस, जैसे कि एडवांस डिग्रेडेशन, सैंगर्स रिएजेंट, कुछ एक्सोपेप्टिडेजेस एंड कुछ एंडोपेप्टिडेजेस, ये सब मिला के आपकी प्रोटीन की एनालिसिस होती है. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू नो द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन? सो बेसिकली पहला इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए वी नीड दी प्रोटीन सीक्वेंस, क्योंकि अगर मान लो सिमिलर सीक्वेंस को, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस से करेंगे तो हम सिमिलैरिटी पता कर सकते हैं, होमोलॉजी पता कर सकते हैं. तो तब जब बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस नहीं कर रहे थे तो वन ऑफ द एप्लीकेशन टू स्टडी दिस सीक्वेंसिंग वाज फॉर कि हमें सीक्वेंस पता चल जाए ताकि हम ये देख सकें कि किन्हीं दो सीक्वेंसेस अगर हमें प्रोटीन के पता है तो उनमें क्या कितनी सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है. ठीक है, ट्रिवियल बात. तो अब सबसे पहले अनफोल्डेड या ऐसे प्रोटीन की बात करते हैं, सॉरी कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन की बात करते हैं, जिसका कि हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है. ठीक है, अभी सिर्फ प्रोटीन है मेरे पास. सबसे पहले चलते हैं सैंगर के टाइम पे. तो सैंगर्स रिएजेंट वाज FDNB. किया क्या इन्हें, फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन. शुरुआत के नंबर्स को आप भूल जाओ अभी के लिए. तो सैंगर को पता करना था क्योंकि इंसुलिन वाज डिबेटेबल कि ये बहुत भारी मॉलिक्यूल होता है, उस टाइम पे बोला जाता था, और दूसरा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी. बेंटिंग बेस पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर चुके थे. लेकिन हुआ क्या कि सैंगर ने बोला कि इस इंसुलिन मॉलिक्यूल को ही मैं क्यों सीक्वेंस करूंगा, क्योंकि 3 या 4 प्रोटीन्स पता थे उस समय पे जिसमें से इंपॉर्टेंट इंसुलिन ही देखा गया. इन्हीं को टोटली स्ट्रक्चर आइसोलेट, कंप्लीटली आइसोलेट किया गया था सेल से. 3 या 4 प्रोटीन, सैंगर के टाइम की बात कर रही हूँ मैं. तो आपकी जो प्रोटीन होती है वो N2C लिखते हो आप, जैसे DNA लिखते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वैसे ही प्रोटीन लिखते हो N2C टर्मिनस. तो बेसिकली अगर N टर्मिनस पता चलता जाए तो सीक्वेंस पता चलता जाएगा हमें. तो N टर्मिनस एनालिसिस की सोची गई. ठीक है, तो N टर्मिनस एनालिसिस के लिए रिएजेंट ढूंढा गया. तो रिएजेंट मिला FDNB, फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि वो अमीन ग्रुप से, अमाइनो ग्रुप से अटैच होता था, रिएक्शन करता था और एक कलर्ड प्रोडक्ट बनाता था. तो पता चल गया कि रिएक्ट करेगा तो एक कलर आ जाएगा. अगर रिएक्ट कर जाएगा तो किसी तरीके से उस पूरे डेरिवेटिव को, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव को उस चेन से हटा लेंगे. फिर नेक्स्ट में FDNB डालेंगे, फिर उस डेरिवेटिव को हटा लेंगे. मेहनत का काम था, बट ये पता था कि क्योंकि कलर से हम ट्रेस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट या एक इंटरमीडिएट बन रहा है नहीं. तो अब क्या किया, FDNB को रिएक्ट करवाया प्रोटीन के साथ, यानी कि सैंगर ने अपने टाइम पे क्या किया, इंसुलिन के साथ. तो इंसुलिन के साथ रिएक्ट करते ही उसने जो आपके N टर्मिनस का अमाइनो एसिड था उसके साथ FDNB ने एक इंटरमीडिएट बनाया और साथ में HF रिलीज हो गया. यानी कि FDNB में जो F था वो रिलीज हो गया और प्रोटीन से H रिलीज हो गया. तो बचा क्या, सिर्फ DNB. F तो चला गया. तो डाइनाइट्रोबेंजीन बोलो या डाइनाइट्रोफिनाइल बोलो, बात एक ही है. उस बेंजाइल ग्रुप को आप फिनाइल भी बोलते हो. ठीक है, तो उसी को बोलने लग गए अमीनो एसिड DNP डेरिवेटिव. ठीक है, डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव. ये आप देखोगे जब भी सैंगर की सीक्वेंसिंग हुई थी तो पहला डेरिवेटिव बन गया. लेकिन स्टिल ये अभी भी आपकी जो पूरी प्रोटीन है वो अटैच्ड है आपस में. तो N टर्मिनस एक सीक्वेंस का तो पता ही नहीं चला, अमाइनो एसिड का तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा है. तो इसके बाद की गई एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस का फायदा ये था कि वो पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव करती है. तो 2 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं और एसिड हाइड्रोलिसिस से वो हट गया. तो बेसिकली ये अमाइनो N टर्मिनस फ्री हो गया. तो हमें इस अमाइनो एसिड को सीक्वेंस कर सकते हैं. बात अभी खत्म नहीं हुई है, DNP डेरिवेटिव है इसके साथ. ठीक है, अब DNP डेरिवेटिव के साथ इसने कलर्ड प्रोडक्ट बनाया. अब इस अमाइनो एसिड को आप चाहो तो नीचे ले जाके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी से भी एक्सचेंज कर सकते हो. उसके लिए इसका चार्ज होना जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आयन एक्सचेंज कैसे करते हैं. ठीक है, तो अब सैंगर की बात हो गई. पेप्टाइड बॉन्ड टूट रहा था तो आपकी प्रोटीन टूट रही थी बेसिकली. ठीक है, तो अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज को रोकना था तो एडमिन आए, एडमिन डिग्रेडेशन मेथड. आपको मैं बता दूं कि सैंगर को एडमिन डिग्रेडेशन मेथड का पता था. ठीक है, तो एडमिन डिग्रेडेशन में क्या होता है, एडमिन ने दूसरा एक कंपाउंड चूज किया जो कि क्या था, PITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट. अब इसके साथ क्या होता था, फायदा ये था कि पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा.
ये जो PITC है ये आपके एन टर्मिनस के साथ ही रिएक्ट करेगा, लेकिन एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा, और वो साइक्लिक इंटरमीडिएट को आप रिमूव कर सकते हो कैसे? विदाउट ब्रेकिंग योर C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड आप क्लीव नहीं कर रहे हो। हालांकि जो बॉन्ड टूटता था वो C और N के बीच का बॉन्ड टूटता था, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता था। तो इस केस में ये था कि सीक्वेंशियली आपके पास अमाइनो एसिड्स आते जा रहे हैं, तो एडमंड डिग्रेडेशन उससे ज्यादा फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसके केस में, एडमंड डिग्रेडेशन के केस में, जो फाइनली जो डेरिवेटिव बनता है PTC डेरिवेटिव या PTH, बेसिकली फिनाइल थायो हाइडेंटोइन, ऐसे ही कुछ डेरिवेटिव बनता है PTH। हाँ बिल्कुल, PTH डेरिवेटिव बनता है। वो PTH डेरिवेटिव का डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना पड़ता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अगर आप सेंगर में बात करोगे तो जो DNP डेरिवेटिव था ना, वो डायरेक्ट ही कलर से बता दे रहा था कि ये अपने साथ एक अमाइनो एसिड को अटैच करके ले आया है, कलर दिखता था उसमें सीधा सीधा। ठीक है तो हमें क्रोमेटोग्राफी से पता चल जाएगा अगर हम उसके आगे उसकी निनहाइड्रीन टेस्ट करेंगे, तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है हमें पता चल जाएगा वो अमाइनो एसिड किस तरीके का है। उधर मैंने गलत बोला, क्रोमेटोग्राफी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये जो PTH डेरिवेटिव है इसके साथ आपको HPLC करनी पड़ सकती है, क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ सकती है, क्योंकि कलर नहीं आया है, विजुअली नहीं बता सकते आपकी अमीनो एसिड्स आ चुकी है या नहीं आई है, अटैच हुई है या नहीं हुई है। आप समझ रहे हो? क्योंकि इसको कोट करते हुए सैंगर ने अपने लास्ट मेमोयर में ये कहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं एडमंड डिग्रेडेशन कर सकता था, बट एडमंड डिग्रेडेशन में एक और स्टेप फर्दर जाना था, क्योंकि मैं जो प्रोसेस यूज कर रहा हूँ उसमें डायरेक्ट आइस से दिखता है, DNP कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है अमाइनो एसिड के साथ, लेकिन एडमंड डिग्रेडेशन में ये नहीं होता है। अगर क्रोमेटोग्राफी अवेलेबल नहीं होगी तो आगे की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो सैंगर को ये बात पता थी। एडमंड डिग्रेडेशन आया, एडमंड डिग्रेडेशन एक एक करके सीक्वेंस कर सकता है, बहुत इजीली 30 तक कर सकता है, मैक्सिमम 50 तक किए जा सकते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, तो अब एक प्रोटीन की अगर मान लीजिए आप 90 अमाइनो एसिड का बना हुआ है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहां रोल आता है आपके एक्सोपेप्टाइडेजेस एंड एंडोपेप्टाइडेजेस का। एंडोपेप्टाइडेजेस क्या? जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब जो आपके मिड में, आपके प्रोटीन को मिड में काट रहे हैं एंडोपेप्टिडेजेस, टर्मिनस पे काट रहे हैं एक्सोपेप्टिडेजेस, क्या? कार्बोक्सीपेप्टिडेज C टर्मिनस पे कट कर रहे हैं, एमिनोपेप्टिडेज N टर्मिनस पे कट कर रहे हैं। तो आप समझो ये सब मिलके एक प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट सांगर भी जब काम कर रहे थे तो जब वो प्रोटीन को सीक्वेंस कर रहे थे इंसुलिन की, तो उन्हें फाइनली उसे क्लीव करना पड़ा था विद द हेल्प ऑफ योर पेप्टिडेजेस, एंडोपेप्टिडेजेस। तो अब एंडोपेप्टिडेजेस का वो सारी चीजें मैं आपको नोट से बता दूंगी। अगर आपको निमोनिक जानना है तो आप ऐसे जान लो कि जो आपका RTK होता है, यानी कि ट्रिप्सिन के लिए मैंने RTK से याद कर लिया था कि आर्जिनिन के लिए R हो गया, K लाइसिन के लिए हो गया, तो बेसिकली ट्रिप्सिन यूज करूंगी तो आर्जिनिन लाइसिन काट सकती हूँ। बस ये C टर्मिनस की साइड को कट करता है, और उस C टर्मिनस के पास में जहां पे मुझे कट करना है उसके एडजेसेंट प्रोलीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बल्की ग्रुप है प्रोलीन में। अगर बल्की ग्रुप है तो कटिंग को हिंडर करेगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप या इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे। सिमिलरली मैंने याद किया था काइमोट्रिप्सिन के लिए, आप सबको पता है काइमोट्रिप्सिन बेसिकली एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और वो तो W, Y और F तीन ही होते हैं। तो वही होता है कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए, WYF होगा तो C टर्मिनस पे वो कट कर देंगे। सिमिलरली इलास्टेज के लिए मैंने सेज से याद किया था कि इलास्टेज जो है वो सीरीन, एलानिन और ग्लाइसिन को कट करता है, लास्ट में E से इलास्टेज हो गया। ऐसे ही पेप्सिन जो है वो एन टर्मिनस पे कट करता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में बातें बताने की सिर्फ है, लेकिन आप ये समझो कि जब पूरी प्रोटीन होगी ना तो ये सारी चीजें मिलजुल के काम करेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्रोमेटोग्राफी वाले एनालिसिस पे। मान लो आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव निकल आया, फाइनली अमीनो एसिड PTH अमीनो एसिड डेरिवेटिव को ही लेके चलते हैं। हालांकि उसमें HPLC यूज करी जाती है जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन मैं बात करूंगी जब आपने आयन अमीनो एसिड्स को तोड़ दिया है, फ्रेगमेंट कर दिया है, ठीक है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, तो अब ये अमीनो एसिड अगर चार्ज्ड है तो इनको आप आयन एक्सचेंज से सेपरेट कर सकते हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आप सबने सुना होगा, कुछ नहीं करते, उसमें एक कॉलम होती है, एक कॉलम पे आप बाइंड कराते हो अपने आयन एक्सचेंजर्स को,
ठीक है। आयन एक्सचेंजर को सिलेक्ट करने का तरीका सिंपल सा इतना है कि जो भी आपको अमाइनो एसिड्स आप चाह रहे हो कि आप उनको सेपरेट करो आपस में, उसके ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने आयन एक्सचेंजर में केटायन एक्सचेंजर यूज किया है, केटायन एक्सचेंजर केटायंस को एक्सचेंज करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने इस पे खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड हैं जो कि नेगेटिव चार्ज जिन पे डेवलप होता है, वो सारे नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स को बाइंड कर लेगा, और रेस्ट जो आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, वो निकल जाएंगे। तो बेसिक अमीनो एसिड्स निकल गए। रिटेंशन टाइम से आप पता लगाते हो कि आपका अमीनो एसिड कितनी देर रुका वहां पे, ठीक है। अब अगर ऑपोजिटली चार्ज है, ये मेरे से बीआरसी में पूछा था कि अब जो आपने मेम्ब्रेन पे एड्सॉर्ब हो गया, मेम्ब्रेन पे फॉर एग्जांपल एसिडिक केटायन एक्सचेंजर प्रेजेंट था, एसिडिक अमीनो एसिड उसके साथ जुड़ा हुआ है, अब इल्यूशन कैसे करोगे, तो यहाँ इल्यूशन में आपको सॉल्ट यूज करते हो, ठीक है। सॉल्ट यूज करते हो क्योंकि सॉल्ट भी आपका दो प्लस और माइनस आयंस में टूट सकता है, प्लस और माइनस आयंस का मिक्सचर है। तो अब मेरा अगर मान लो अंदर प्लस चार्ज था और उससे आके कोई प्रोटीन अटैच हुई जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है, अब मैं क्या करूंगी, इस प्रोटीन को बेट की तरह लाइक चारा दूंगी बाहर से। अब मैं इस प्रोटीन को इस पॉजिटिव चार्ज से, जो इनका इंटरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा वीक इंटरेक्शन है, तो मैं ऐसा कुछ लाऊंगी जिससे मेरी अमाइनो एसिड अब और स्ट्रांगली अटैच हो सकती है, यानी कि ऊपर से और पॉजिटिव चार्ज दूंगी कि तुम इससे अटैच हो जाओ, उससे अटैच मत हो, उससे निकल जाओ, तो वो अब मेरी सॉल्ट से अटैच होगी। अब जब वो मेरी सॉल्ट से अटैच होगी तो इल्यूशन के साथ वो प्रोटीन भी निकल आएगी, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स भी निकल आएंगे। बहुत बार जब इससे बड़ा होता है तो आप इनको एसडीएस पे भी देख सकते हो कि मेरी प्रोटीन्स, ये बेसिकली सीक्वेंसिंग का पार्ट है कि छोटी छोटी होके कितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई प्रोटीन, ठीक है। ये पूरा हुआ कैसे किया हमने, एक पूरी प्रोटीन उठाई, हमने बात की कि N to C टर्मिनस होता है, तो N पता करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि क्या सीक्वेंसेस हैं हमारे, ठीक है। तो सैंगर के बारे में बात किया मैंने कि उनका DNP डेरिवेटिव था, क्योंकि वो कलर्ड था और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की जरूरत नहीं थी, N टर्मिनस पे माइनस एसिड बाइंड हो गया है ये पता चल जाता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एडमिन डिग्रेडेशन वाला मेथड एडॉप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एडमिन में एक स्टेप अच्छा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि पीटीएच वाला जो डेरिवेटिव आपके एडमिन में बनता है वो हमें आईज से विजुअली नहीं दिख सकता। अब हमारी प्रोटीन सीक्वेंसिंग की एक लिमिटेशन है, हम एडमिन ही यूज करते हैं आज की डेट में। 30 अमाइनो एसिड्स तक बहुत इजीली, बहुत हुआ तो 50 अमाइनो एसिड हमारी लिमिट है। एडमिन डिग्रेडेशन या मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम यूज करते हैं, इससे ज्यादा के लिए हम प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं। तो फ्रेगमेंट कैसे करते हैं, हम पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए पेप्टाइडेजेस यूज करते हैं। बिटवीन अगर हमें ब्रेक लगाना है बहुत बड़ी प्रोटीन की तो हम क्या यूज करते हैं, एंडोपेप्टिडेजेस। उसमें एंजाइम्स आपको पता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज या फिर पेप्सिन, एक और थर्मोलाइसिन, ऐसे ही कुछ भी एंजाइम जो कि एंडोपेप्टिडेज हो। अगर टर्मिनस पे कट करना है तो अमीनोपेप्टिडेज, एंड टर्मिनस के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज, सी टर्मिनस के। इसकी भी वैरायटी है, इसकी भी वैरायटीज है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। और इसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जब हमारे पास अमाइनो एसिड के लेवल पे सारी चीजें निकल के आ गई हैं, ठीक है। उसके लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं, और जब एडमिट कर लेते हैं पीटीएच डेरिवेटिव के लिए हम HPLC करते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आप मुझे फिर से बताओगे कि ये समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आई होप ये चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर नोइंग अब की आप कर क्यों रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।